में वह बेहद आकर्षक और मोहक लग रही थी। फिलहाल देर न करते हुए सुमित ने जल्दी ही पूरी तरह से राधिका को अपने प्यार में मदहोश करना शुरू कर दिया था। राधिका, जो थोड़ी देर पहले सुमित से पूरी तरह से नाराज थी, अपनी नाराजगी अभी और दिखाना चाहती थी, लेकिन अब वह सुमित के प्यार में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और बेताबी से उसे पाना चाहती थी। जल्दी ही बाथरूम में ही दोनों का वाइल्ड रोमांस शुरू हो चुका था और राधिका पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हमारा तीसरा कपल यानी ध्रुव, जो सुमित और आकाश को देखकर समझ चुका था कि वे दोनों इस वक्त जरूर अपनी अपनी बीवियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, आहान के पूछने पर बहाना बनाकर सिगरेट पीने की बात कहकर सीधा अपने कमरे में आ गया था। लेकिन उसने देखा कि वंशिका वहां नहीं थी। तब ध्रुव जल्दी से बाहर की ओर जाने लगा वंशिका को देखने के लिए। जल्दी ही उसे अपने ठीक सामने से वंशिका अपने कमरे की ओर आती हुई दिखाई दी। वंशिका को अपने कमरे की ओर आते देखकर ध्रुव तुरंत कमरे के अंदर गया और दरवाजे के पीछे छुप गया। वंशिका, जो जल्दी से फ्रेश होकर फटाफट एंटीडोट बनाने के लिए कुछ रिसर्च करना चाहती थी, साथ ही अपने प्रोफेसर यानी बचपन से लेकर आज तक अगर परिवार के नाम पर उसकी जिंदगी में कोई था तो वो उसके प्रोफेसर थे, उनसे मिलने के बारे में सोच रही थी। वो प्रोफेसर हमेशा से ही वंशिका को गाइड करते थे, वरना इतनी छोटी उम्र में इस बड़ी दुनिया में सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। कमाल की बात तो यह थी कि वह ध्रुव से इस बारे में बात कर चुकी थी, लेकिन असल में उसके गुरुजी कितने बड़े इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान थे, ये वंशिका से बेहतर कोई नहीं जानता था। फिलहाल उसने सोचा कि सबसे पहले वह फ्रेश हो जाए, उसके बाद फटाफट प्रोफेसर से मिलकर वायरस के बारे में डिस्कस करेगी, क्योंकि ध्रुव पहले ही वंशिका के हाथों में सारी रिपोर्ट्स थमा चुका था। वंशिका ने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, तुरंत ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा अपनी ओर खींच लिया। एक पल के लिए वंशिका के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन ध्रुव को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। वंशिका को सीने से लगाकर ध्रुव ने तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और उसे कसकर गले से लगा लिया। वंशिका ने भी ध्रुव के सीने पर सिर रख दिया, क्योंकि वह खुद भी ध्रुव से मिलने के लिए बेताब थी। जब से घर में इतना ड्रामा हुआ था, तब से दोनों ने ढंग से बात तक नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें हर चीज की टाइमिंग और हालात का ख्याल रखना था। वंशिका ज्यादा दिन ध्रुव से अलग नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह फटाफट एंटीडोट बनाकर अरमान को भी ठीक करना चाहती थी। फिलहाल जब वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे, ठीक उसी वक्त आहान ने खिड़की से ध्रुव और वंशिका को देख लिया और फटाफट वहां से भाग निकला। वहीं ध्रुव ने बिना कुछ कहे अचानक वंशिका को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। वंशिका मुस्कुराने लगी और उसे हंसते हुए देखकर ध्रुव बड़े ही फिल्मी स्टाइल में आगे बढ़ा और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। वंशिका की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। वंशिका को हंसते हुए देखकर ध्रुव को भी एक अजीब सा सुकून मिला और उसने आगे बढ़कर तुरंत वंशिका को अपने प्यार की गिरफ्त में ले लिया और पूरी तरह से उसे प्यार करने लगा। वहीं इन तीनों कपल्स के रोमांस का नजारा आहान अपनी आंखों से देख चुका था और इस वक्त उसके दिल में भी एक अजीब सी आग लग चुकी थी। साथ ही उसे ध्रुव पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर यह ध्रुव इतना बदमाश कैसे हो सकता है। क्या वह उसे बता नहीं सकता था कि वे लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ रोमांस करने जा रहे हैं, और रोमांस करने के मामले में आहाना सिंघानिया किसी से कम है क्या? क्या उसे रोमांस करने का कोई हक नहीं है? कहीं ना कहीं आहान को बार बार यही लग रहा था कि सभी लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ रोमांस कर रहे हैं और उसे अरमान के पास अकेला छोड़ दिया। फिर उसने सोचा कि उसे भी अब देर नहीं करनी चाहिए, फटाफट जाकर रौनक के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए, वरना पता नहीं अरमान भाई कब तक जाग जाएं और कब उसे उसकी रौनक से दूर कर दें। इसी सोच के साथ आहान बिना देरी किए सीधे अपने कमरे में आया। जब उसने कमरे में देखा तो रौनक कहीं नहीं थी। फिलहाल उसने फटाफट अपने कपड़े बदले और रौनक को ढूंढने निकल पड़ा। आहान ने सोचा आखिर उसकी हवाई इस वक्त कहाँ हो सकती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। वह समझ गया कि जरूर वह किचन में कुछ ना कुछ खा रही होगी, वरना उसकी रौनक और कहाँ जा सकती है। ये सोचकर वह फटाफट किचन पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि रौनक वहां भी नहीं है, तो वह और हैरान हो गया। पूरा हॉल खाली था और रश्मि, राधिका, वंशिका सब अपनी अपनी बीवियों के साथ रोमांस करने में बिजी थी। तो फिर उसकी रौनक अकेली कहाँ जा सकती है। तभी उसे नानी माँ के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। तब वह समझ गया कि जरूर रौनक नानी माँ के साथ होगी। ये सोचकर वह नानी माँ के कमरे में चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि रौनक नानी माँ का हाथ थामे बैठी हुई है। आज जो कुछ भी हुआ उससे नानी माँ को काफी दुख पहुंचा था, लेकिन फिलहाल अब वे शांत हो गई थी। उन्हें पता था कि अरमान ने जो कुछ कहा और जो कुछ हुआ वह अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अरमान की हालत ही ऐसी है कि उसमें हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब आहान रौनक को बड़े ध्यान से देखने लगा। जब से रौनक प्रेग्नेंट हुई थी, उसने ढीले ढाले फ्रॉक सूट पहनना शुरू कर दिया था, जिसमें उसका बेबी बम्प बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह एकदम गोरी चिट्टी और गोल मटोल हो गई थी। आज रौनक को अलग नजरिए से देखकर आहान को उस पर अलग तरह का प्यार आ रहा था। अब देर न करते हुए वह नानी माँ और रौनक के ठीक सामने जाकर बैठ गया और फिर रौनक को अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। रौनक कुछ पल के लिए उसे देखकर हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, अब मेरे हीरो को क्या हुआ? ये इतने अजीब नजरों से मुझे क्यों घूर रहा है? वह समझ गई थी कि शायद आहान उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी आहान ने आंखों ही आंखों में रौनक को चुपके से इशारा किया कि वह उसके साथ कमरे में चले, पर रौनक को उसके इशारे समझ नहीं आए। आहान ने अपने होंठ भींचे और आंखें मटकाकर बार बार रौनक को इशारा करता रहा कि वो कमरे में चले, लेकिन रौनक फिर भी कुछ समझ नहीं पाई। तंग आकर आहान ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। उसने मन में सोचा, ये लड़की भी ना, क्या इसे अपने पति की अनकही बातें सुननी या समझनी नहीं आती? फिलहाल उसने गहरी सांस ली और तुरंत रौनक का हाथ पकड़कर बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। तब रौनक आहान को आंख दिखाते हुए नाराजगी से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि नानी माँ कितनी उदास है? मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम जाओ।
अपना काम खुद कर लो, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना। रौनक के टालने वाले जवाब ने आहान का मूड खराब कर दिया। वह अंदर ही अंदर खींच गया और सोचने लगा, इतनी शक्ति इस दुनिया में सिर्फ बीवियों के पास होती है कि वो आदमी के अच्छे खासे मूड को 1 मिनट में बिगाड़ देती है। लेकिन फिलहाल आहान के सिर पर तो रोमांस करने का जुनून सवार था, क्योंकि वह ध्रुव, आकाश और सुमित को देखकर आया था। तो उसने गहरी सांस ली, हिम्मत नहीं हारी और नानी माँ को देखकर थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, नानी माँ, मुझे लगता है आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। और वैसे भी आप परेशान मत होइए, अरमान भाई बिल्कुल ठीक हैं। हम पिछले 2 सालों की बातें अरमान भाई से भले ही छुपा सकते हैं, लेकिन इतनी सारी लड़कियों और इतने कैरेक्टर्स को कैसे छुपा सकते हैं? थोड़ा बहुत तो अरमान भाई को अंदाजा लग ही जाता। और वैसे भी अरमान भाई इमोशनलेस और हार्टलेस हैं, तो आप यह मत सोचिएगा कि उन्हें किसी बात का बुरा लगेगा। हाँ, अगर सोचना है तो सिर्फ इस बात के बारे में सोचिएगा कि उन्हें किसी की गलती नजर ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरमान भाई फिर उस शख्स के साथ क्या करेंगे, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए अरमान भाई पर यह वक्त तरस खाने का नहीं, बल्कि उनसे डरने का है। डरने का। आहान ने नानी माँ को डराते हुए कहा। नानी माँ उसकी बातें सुनकर घबरा गई और मन में सोचा, हाँ, भले ही उनके ऊपर गांव वाले पिशाच का साया न हो, लेकिन दामाद जी के ऊपर कुछ न कुछ तो जरूर है। फिलहाल उन्होंने आहान को कुछ नहीं कहा और शांत स्वर में बोली, वैसे हमारी आंखें भारी हो रही हैं, हम थोड़ी देर सोना चाहते हैं। इसलिए आहान बिटवा, तुम एक काम करो, रौनक बिटिया को कमरे में ले जाओ और उसे आराम करने दो। और हाँ, वह जो डिब्बा दिख रहा है ना, उसमें तेल रखा है, वो हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। रौनक बिटिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम उसके पैरों के तलवों पर मसाज कर देना, इससे उसे दर्द नहीं होगा। इतना कहकर नानी माँ बेड पर लेट गई। वहीं आहान रौनक को संभालते हुए कमरे में ले आया। रौनक बेड पर पैर फैलाकर बैठ गई और बोली, घुटनों के पास से तेल अच्छी तरह लगाना, क्योंकि आजकल घुटनों में दर्द रहने लगा है। रौनक ने जैसे ही पप्पी सा चेहरा बनाकर यह कहा, आहान तुरंत ही उसे तेल मसाज देने लगा। बड़े प्यार से वह उसे ट्रीट कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर अरमान भाई जाग गए तो मेरा रोमांस अधूरा रह जाएगा। थोड़ी देर तेल मसाज करने के बाद वह बोला, तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में लेट जाओ। जैसे ही आहान ने यह कहा, रौनक हैरान होकर बोली, तुम्हारी गोद में लेट जाऊं? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, यहाँ इतना बड़ा बेड पड़ा है, उस पर भी तो लेट सकती हूँ। आहान ने चिढ़कर मन में सोचा, क्या करूं, कैसे रोमांस करूं, यह तो गोद में लेटने को भी मना कर रही है। अचानक वह बोला, तो तुम एक काम करो, मुझे अपनी बाहों में ले लो। यह सुनकर रौनक कंफ्यूज हो गई और बोली, अरे छछूंदर, कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे बता क्यों नहीं रहे? बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? रौनक के मुंह से छछूंदर सुनकर आहान का पारा चढ़ गया। वह तुरंत उसके पास जाकर बेहद दिलकशी से उसके बालों को खींचकर उसके होठों के करीब जाकर बोला, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस करना चाहता हूँ, तेल मसाज नहीं करना चाहता। पर हाँ, अगर मेरी बीवी चाहेंगी तो मैं उसके पूरे बॉडी पर तेल अप्लाई कर सकता हूँ। अब जैसे ही आहान रौनक के करीब होकर अपनी गर्म सांसें उसके ऊपर छोड़ते हुए बोला, रौनक के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। अब जाकर रौनक आहान की बातों का मतलब समझी और मुस्कुरा दी। रौनक को शर्माते हुए देखकर आहान का दिल खुशी से उछलने लगा। देर न करते हुए उसने उसके खूबसूरत गुलाबी होठों को अपने होठों में ले लिया और बड़े ही प्यार से उससे इजहार करने लगा। वहीं दूसरी ओर आस्था ने आज अपनी माँ की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अविनाश तो खोया खोया उसे देखे जा रहा था। वहीं दादाजी भी मुस्कुरा उठे। कितने दिनों बाद उन्होंने किसी लड़की को इंडियन वियर में देखा था। वैसे आस्था ने पहले भी अनारकली सूट पहना था, लेकिन जो लुक साड़ी में आस्था का निखर कर सामने आया था वह किसी और में नहीं था। आस्था को देखते ही दिग्विजय सिंह जी खुद को रोक नहीं पाए और व्हील चेयर से खड़े होने की कोशिश करने लगे। वे आस्था को अपने पास बुलाना चाहते थे, उसकी नजरें उतारना चाहते थे। आज आस्था बहुत प्यारी लग रही थी। एंजेल भी अविनाश को गौर से देख रही थी। अविनाश अपने होठों पर मुस्कान लिए अपनी प्यारी बहन को प्यार से देख रहा था। फिर उसने नोटों की गट्टी से निकालकर आस्था की नजरें उतारी और वह गट्टी घर के नौकरों में बांट दी। वहीं एंजेल जो वेस्टर्न ड्रेस में वहां मौजूद थी, यह नजारा देखकर थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि आज से पहले अविनाश ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था। अविनाश को इस तरह से आस्था की नजरें उतारते हुए देखकर एंजेल के दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई और वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई।